गुरुश चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ पार्ट 2। Previous class we learned lithospheric plates, earth movement, that is endogenic force and exogenic force. Endogenic force volcano and earthquake. What is the endogenic force? हम लोगों ने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था, क्विक रिविजन लेते हैं। अर्थ मूवमेंट होते हैं इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। जो इंडोजेनिक फोर्स होते हैं वो सडन भी होते हैं, कुछ डायस्फोरिक फोर्स होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं। सडन फोर्स इज earthquake, volcano and landsliding. Exogenic force. Today we learn exogenic force. The major landforms being constantly worn away to process weathering and erosion. What is a weathering? Weathering is a breaking up of the rocks on the earth's surface. जब चट्टाने जो रॉक्स होते हैं वो जब उसमें ठंडा पानी या फिर हवा या फिर बर्फ़ जमने से वो टूटते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उससे वो अलग अलग शेप्स में बदलते जाते हैं। तो ये वेदरिंग के कारण होता है, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। व्हाट इज़ अ इरोजन? इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। मतलब इसी प्रकार से है अपने साथ बहाना, घिसना, इस प्रकार को इरोजन कहते हैं। जब इरोजन होता है तो वो लैंडस्केप को शेप को चेंज करता है। तो इरोजन में भी इरोजन के जो एजेंट है वो वाटर है, विंड है, पवन है और आइस, आई मीन ग्लेशियर्स। वर्क ऑफ रिवर एंड लैंडफॉर्म, जो हमने अभी देखा कि इरोजन, अब इरोजन से बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, उसका एक एजेंट हमारा वाटर होता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप और इरोड द लैंडस्केप, और ये बहुत सारे लैंडस्केप बनाते हैं जैसे वाटरफॉल, लैगून्स, डेल्टा। तो रिवर केवल इरोड ही नहीं कराते, डिपॉजिट भी करते हैं, तो डिपॉजिट्स में भी बहुत सारे लैंडस्केप बनते हैं। तो अभी हम केवल इरोज जो कर रहे हैं, इरोजन से जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। व्हेन द रिवर टम्बल्स at step angle over very hard rocks or down a step valley side, it forms a waterfall. जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और हाइट से गिरता है, और इससे क्या होता है कि जो पानी का जो बहाव के कारण क्या होता है, वो अपने साथ जो चट्टानें हल्की होती हैं या सॉफ्ट होती हैं उसको तोड़ते जाता है और हार्ड रॉक को छोड़ते जाता है। इससे वो वाटरफॉल के रूप में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरने को और अपना गति को बढ़ा देती है। इसको हम वाटरफॉल कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में बहुत से अलग अलग ये जो सॉफ्ट और हार्ड रॉक का जो लेयर है उसको वो नदी काटती है और एक शेप बना देती है ऊपर से नीचे गिरने वाला, तो इसको हम वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल देखिए नेचुरल वाटरफॉल कैसे, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग पानी ऊपर से नीचे गिरते समय कितने फोर्स से गिरती है, और जब वो पानी गिरती है तो चट्टानों को काटती भी है। As the river entered the plain, it twisted and turned, forming large bands known as meanders. Due to continuous erosion and deposit along the sides of the meanders, the end of the meanders loop come closer and closer. In due courses of time, the meanders loop cut off from the river and form a cut-off lake, also called a oxbow lake. तो जब नदी ऊपर से नीचे जल प्रपात गिराती है, इस समय और भी लैंडफॉर्म बनाती है, जैसे वी शेप वैली, यू शेप वैली। इस पहाड़ों से निकलते समय माउंटेन के बीच में ये वैलीज़ का बनाती है। बट अब जब वो प्लेन में आती है, मैदान में आती है, तब वो उसका फोर्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो अपने साथ जितने डिपॉजिट्स, वो अपने साथ जितनी चीज़ें लेके आती हैं इरोज करते हुए, उसको अब वो डिपॉजिट करने लगती हैं, तो इसके कारण इसका शेप्स बदल जाता है। और ये शेप्स क्या कहलाता है कि मेंडर्स के नाम से, ये जो ऐसे सर्प के जैसे है, सांप के जैसे ये
बहने लगती है। अपने अपने रास्ते में ये धीरे धीरे अपने डिपॉजिट्स डालने लगती है, जो इरोज करके अपने साथ मिट्टी गिट्टी चीज़ें लेके आती है, वो डिपॉजिट करने लगती है, जिससे ये अपने ही धीरे धीरे अपने ही नदी के कुछ भागों को अलग कर देती है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सब्लो लेक का निर्माण हो जाता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, दिस लीड टू फ्लूडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और ये जब नदी धीरे धीरे अपने अपने ही जब पानी इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे बारिश के समय में या ग्लेशियर पिघलने के समय जब इसमें पानी का बहाव अधिक आता है, तो ये अपने बैंक्स यानी अपने जो किनारों से ऊपर बहने लगती है। तब भी ये अपने डिपॉजिट को अपने आसपास छोड़ती है। तब यहाँ पे ये जो कहते हैं उसको फ्लोट्स अपने साथ बाढ़ लेके आता है। आपने सुना होगा कि बारिश के मौसम में बहुत बाढ़ आता है गंगा नदी में, यमुना नदी में, तो ये अपने आसपास ये बाढ़ अपने जहाँ तक एक्स्ट्रा एरिया में जहाँ फैलता है, अपने साथ बहुत सारे मिट्टी गिट्टी और रेत सबको डिपॉजिट करते जाता है। तो इसको फ्लोट प्लेन कहा जाता है, बाढ़ का मैदान कहते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं। कई ये बहुत नुकसान भी करता है और कई बार फ़ायदेमंद भी होता है। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ बहुत नुकसान होता है, और जहाँ लोग नहीं रहते हैं, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे बाढ़ के मैदान में या फ्लड प्लेन में बहुत सारी अच्छी फसलें उगाई जाती हैं बाद में। तो ये और जब ये वापस अपने शेप में आ जाते हैं तो ये ऐसे लीव्स के जैसे हो जाता है। इसको हम लीव्स कहते हैं। इसको प्राकृतिक तटबंध भी कहा जाता है हिंदी में। देखिए बहुत सारे चित्र हैं जिसमें नदी ऐसे शेप ले रही है। ओरिजिनल फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो ये धीरे धीरे ये कट भी हो जाता है डिपॉजिट के कारण, और अलग सा झील लेक का रूप में बन जाता है। इसको हम ऑक्सब्लो लेक भी कहते हैं। As the river approaches, the speed of the flowing water decreases, and the river being to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth, the collection of sediments from all the mouths from a delta. तो जब नदी प्लेन से बहते बहते जब सागर में मिलती है, सी में जाके उसका नदी गिरने लगती है, तो अपने उसका बहाव बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप भी कम होता है। इसके कारण ये बहुत सारे अलग अलग धाराओं में छोटे छोटे अलग अलग नदी, जैसे नदी छोटे छोटे अपने स्ट्रीम्स को लेके एक बिग रिवर बनती है, वैसे ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स में अपने डिपॉजिट के कारण बढ़ जाती है। इसको जब ये ऐसे भागों में बढ़ती जाती है, तो इसको जब ये नदी में मिलती है तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। ये वी शेप बहुत सारे अलग अलग शेप्स में भी बनते हैं। देखिए डेल्टा का शेप, ये नदी जा रही है और जब ये सागर में मिलती है तो उसके सामने बहुत सारे अपने डिपॉजिट के कारण ये बहुत सारे स्ट्रीम्स बना लेती है, और अंत में जाके ये सी में ओशन में मिल जाती है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि रिवर से किस प्रकार से बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, उसी प्रकार हमारे समुद्री वेव्स जो होते हैं, समुद्री लहरों से भी बहुत सारे लैंडस्केप बनते हैं। तो जब ये इरोजन करते हैं, सी वेव जो समुद्र की जो वेव्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए आप उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कितने उसका फोर्स कितना होता है, तो वो भी अपने इरोजन से बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाते हैं। तो ये जब सी वेव्स क्रैक करते हैं, वो चट्टानों को, रॉक्स को क्रैक करते हैं और उसमें होल्स क्रिएट करते हैं। तो जब ये रॉक्स होल बनते हैं तो इसको हम अगर पूरा होल हो जाता है तो भी, और आधा हाफ होल होता है तो इसे हम सी केव्स कहते हैं। समुद्री गुफा के जैसे दिखाई देती है ये। और जब ये ही गुफा धीरे 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 और रोज़ होती जाती है, बड़ी होती जाती है, तो केवल इसका रूफ बन जाता है। तो जब ये रूफ बचता है तो इसको ये आर्क की तरह दिखता है, जैसे हमारे घर में सी टाइप्स आर्क होता है, उस प्रकार का ये दिखता है, तो इसे सी आर्क्स कहते हैं। जब ये इरोजन और होता जाता है और रूफ भी ब्रेक हो जाता है इसका, तो केवल एक स्टिक के समान बच जाता है, इसे हम स्टिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्टिक है, ये स्टिक है, ये सी आर्क है और ये सी केव है।
तो इस प्रकार से ये सी एक ही ये ब्रेक करते करते ये सी वेव्स ही बहुत सारे फीचर्स हमारे सामने लेके आते हैं। जब ये स्टैक्स भी हो जाता है तो कई बार केवल इस प्रकार का क्लिफ बचता है, तो इसको हम सी क्लिफ कहते हैं। देखिए ये हमारे सामने बहुत सारे फीचर्स हैं। ये आर्क है, आर्क के जैसा, क्योंकि ये जब यहाँ तक रहता है तो ये सी केव्स रहता है, और जब ये ऐसा पूरा शेप ले लेता है, बड़ा बन जाता है, केवल रूफ रहता है, तो इसे हम आर्क कहते हैं। ये स्टैक्स है, ठीक है, एक पिलर की तरह आग भी कट गया, केवल एक पोल की तरह खड़ा है। सी क्लिफ समुद्र के किनारे, क्योंकि ये हार्ड रॉक है, इसको समुद्र की वेव ने नहीं काटा, तो ये एक पिलर की तरह है, और ये क्लिफ है। सी केव्स देखिए, ऐसे समुद्र की लहरें यहाँ पे बहुत सारी सी केव्स होल्स बना चुकी है, और जब ये बढ़ती जाएंगे तो ये एक आर्क का, यहाँ के भी चट्टानें टूट जाएंगी तो ये एक फुल आर्क का रूप भी ले लेंगी, तो इस प्रकार से। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सी वेव्स के कारण, इरोजन के कारण ये सारे इरोज कर रहे हैं। समुद्र की जो वेव्स हैं वो इस रॉक्स को काट रही हैं, इसलिए हम इरोजन कहते हैं। अब डिपॉजिट, जब सी वेव्स अपने साथ डिपॉजिट करती है तो क्या बनता है? सी वेव्स, आप बहुत सारी जगह गए होंगे बीच घूमने के लिए, तो ये डिपॉजिट का फॉर्मेशन है, जहाँ पे जब समुद्र की लहरें हमारे पास हमारे किनारों पे अपने साथ लहरें अपने साथ डिपॉजिट करते हुए, इसमें नदी के बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मटी चट्टानें जो इनके अपने समुद्र अपने लहरों के साथ लाते हैं, वो छोटे छोटे कणों में बांट के एक रेत का बीच तैयार करते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। तो ये बीचेस हमारे पास डिपॉजिट का के कारण तैयार होता है। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस। आइस को हम ग्लेशियर कहते हैं, और ये जो जब ये रोज करता है तो ये अपने साथ बहुत सारा, क्योंकि बर्फ़ देखिए बहुत बड़ी मात्रा में, नदी पानी बनने के पहले जो ग्लेशियर रहता है वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है, और ये जब धीरे धीरे मूव करता है तो अपने साथ जो इसमें मटेरियल्स होते हैं वो उसके कारण, और ग्लेशियर खुद अपने कारण बहुत सारे इरोजन्स बनाते हैं। जब ये इरोजन बनते हैं तो बहुत सारे लैंडफॉर्म हमारे सामने दिखाई देते हैं। देखिए बहुत सारे हैंगिंग वैली बनती है, आर्क बनता है, हॉर्न, टर्न और पीटरनॉस्टर, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ग्लेशियर के मूवमेंट से बनते हैं। जब ये ग्लेशियर एक जगह पे सूख जाता है तो भी हमारे पास लेक का जैसा बन जाता है। ये रास्ते को, अपने पूरे रास्ते को, ग्लेशियर कभी भी बहते हुए हमें दिखाई नहीं देता, वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है। जब ये ग्लेशियर डिपॉजिट करता है तो ग्लेशियर मोरेन्स बनते हैं। वर्क ऑफ विंड, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब विंड, हर जगह तो विंड होता ही है, बट विंड हमको, जब विंड के अगर स्ट्रक्चर को देखना है तो हमें डेजर्ट में देखना चाहिए। विंड जब एक जगह से दूसरी जगह, पवन हवा भी अपने साथ बहुत सारे इरोजन का काम करती है। जहाँ से वो टकराती है अपने साथ बहुत सारे धूल कण उड़ाते हुए ले जाती है, और जिससे भी वो टकराती है तो उससे घिसती है धीरे धीरे। तो ये डेजर्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कॉमनली हम लोग देखते हैं मशरूम रॉक्स, लैंडफॉर्म विंड से हम देख सकते हैं, सैंड ड्यूज होते हैं। जब ये और भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स इसमें बनते हैं विंड्स के साथ, पर जब ये डिपॉजिट करते हैं तब भी ये बहुत सारे बनाते हैं। जैसे लोएस, इसे लोएस कहा जाता है। जब ये डिपॉजिट करते हैं तो लोएस से बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स भी बना जाते हैं, पहाड़ भी बना जाते हैं सैंड ड्यूज के। बहुत सारे आप रेगिस्तान देखते होंगे, लोइस के मैदान देखते होंगे, जो मैदानों में डिपॉजिट करते हैं। जैसे बहुत फेमस मैदान है लोइस का, सैंड ड्यूज, जो सैंड का जो लोइस है वो बहुत फेमस है चाइना का। देखिए लैंडफॉर्म ये एकदम अम्ब्रेला के कट में बना हुआ है, और सैंड ड्यूज है यहाँ पे, बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो क्विक रिविजन लेते हैं आज का।
एक्सोजेनिक फोर्स आज हमने पढ़ा। एक्सोजेनिक फोर्स में वाटर, सी वेव्स, ग्लेशियर और विंड होते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स पढ़े। वाटर में जो लैंडफॉर्म पढ़े हैं, वाटर में लैंडफॉर्म पढ़े अपने वाटरफॉल और लैगून, ऑक्सब्लो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। सी वेव्स में आप भी देखा, ग्लेशियर भी आपने देखा, और विंड में आपने सैंड ड्यूज और लोएस डिपॉजिट और इरोजन के कारण जितने सारे लैंडफॉर्म्स बने वो हमने आज देखे। तो इंडोजेनिक जो इंटरनल फोर्स के कारण हमारे लैंडफॉर्म्स जो अर्थ में चेंजेस आते हैं, अर्थ सरफेस में चेंज आते हैं, उसको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, जो वॉल्केनो और अर्थक्वेक और लैंडस्लाइडिंग के कारण होते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्स में जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो इरोजन और वेदरिंग के कारण होते हैं और डिपॉजिट्स के कारण होते हैं, तो जो कि वाटर, सी वेव्स, ग्लेशियर और विंड्स के कारण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।